गेल्या 40 वर्षात जिल्हा बँकेने केलेली प्रगती लक्षणीय असून पुढील काळात स्पर्धात्मक वातावरणामुळे जिल्हा बँकांना विविध आव्हानांना सामोरं जावं लागणार आहे। यासाठी विविध क्षेत्रातील संधींचा सुयोग्य वापर करणं आवश्यक आहे। चांगले ग्राहक येण्यासाठी चांगली सेवा देणं आवश्यक असून याकरिता विविध डिजिटल माध्यमातील नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणं गरजेचं आहे। अशा प्रकारच्या सेवा देत असताना सायबर सुरक्षेची काळजी घेणं खूप गरजेचं असल्याचं मत नाबार्डचे अध्यक्ष के.व्ही. साची यांनी जिल्हा बँकेच्या भेटीच्या वेळी व्यक्त केलंय। यावेळी उपस्थितांना जिल्हा बँकेने केलेल्या प्रगतीची चित्रफीत पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन सादर करण्यात आलं। त्यानंतर बँकेच्या व्हॉट्सअप बँकिंग आणि कॉर्पोरेट ॲपचं लोकार्पण करून दुधाळ जनावरं, मत्स्य व्यवसाय, पीक कर्ज, PMFME या योजनेअंतर्गत कर्ज मंजूर सभासदांना प्राथमिक स्वरूपात कर्ज मंजूर पत्रक आणि किसान क्रेडिट कार्डचं वाटप करण्यात आलं। यावेळी मार्गदर्शन करताना नाबार्डचे अध्यक्ष के.व्ही. साची म्हणाले की ज्या स्थानिक उत्पादनांना मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे अशा उत्पादनांना कर्ज पुरवठा करून आपल्या व्यवसायातील सहभाग वाढवण्यासाठी नाबार्ड जिल्हा बँकेंना सर्वतोपरी मदत करेल असं सांगून बँकेच्या विविध आकडेवारीचं विश्लेषण करत बँकेला बहुमोल असं मार्गदर्शन केलं। डिपार्टमेंट का जो मंत्री साहब है, जो अमित शाह साहब, उन्होंने बहुत सारे स्कीम कोऑपरेटिव्स के लिए लेके आया है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो कोऑपरेटिव से वो बैंक चेयरमैन थे और डीसीसीबी का डायरेक्टर भी था, फर्स्ट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर भी डायरेक्टर रहा है। उनको पता है कि पैक्स और डीसीसीबी और कोऑपरेटिव सिस्टम, पूरा कोऑपरेटिव सिस्टम कैसे चल रहा है और कैसे चलना है। उन्होंने एक बड़ा स्कीम लेके आए जो पैक्स का जो कंप्यूटराइजेशन है, और उसमें लगभग 2500 करोड़ का जो स्कीम है पूरा भारत में एक ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से सभी पैक्स को जोड़ना। उसमें 63,000 पैक्स आइडेंटिफाई किया हुआ है। उसमें लगभग 15,000 अभी DCT स्टेज में आया हुआ है, जो उनका लेगेसी डेटा कंप्यूटर में लेके आया है। अमित शाह साहब का ये मानना है कि जो इनॉग्रेशन करना है सिर्फ इनॉग्रेशन से नहीं चलेगा, काम करने के बाद इनॉग्रेशन करना है, ये है उनका जो निर्देश था। मैंने कहा है कि 63,000 पहले ये 3 साल में करने का प्लान लेके आया है, बाद में चेंज किया है, नहीं 3 साल नहीं चलेगा, 1 साल से कम जो टाइम लेके ये काम खत्म करना है। उसमें नाबार्ड 10% का जो 220 करोड़ 225 करोड़ हम दे रहे हैं इस स्कीम में, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर में जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर में आता है जो हार्डवेयर, वो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर में आता है, बाकी सॉफ्टवेयर का और ट्रेनिंग का बाकी बड़ा काम जो भी है वो नाबार्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर से जाता है। अभी हम 25,000 के करीब पैक्स पूरा इंडिया में DCT स्टेज में लेके आया है। नाउ मेरे को एक खुशी है कि आपको बताने के लिए कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने ये प्रोग्राम को इनॉग्रेट कर रहा है, क्योंकि 25,000 वो खत्म हो गया है। अभी लगभग 17,000 के करीब हम आ चुके हैं। ये सिर्फ कंप्यूटराइजेशन का बात नहीं है, मतलब
ये कंप्यूटराइजेशन के बाद बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग भी करना है। अमित शाह साहब का मानना है कि अभी जो रूरल इकोनॉमी में 40% जो ट्रांसैक्शंस होता है वो सब कोऑपरेटिव्स के ही थ्रू होना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे स्कीम लेके आया हूँ। अभी तक वो स्कीमों के बारे में फील्ड लेवल पे तक मालूम नहीं है, क्योंकि ये सब सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे चर्चा चल रहा है। मेरे ख्याल से हम 63,000 का जो कंप्यूटराइजेशन लगभग मई में खत्म हो जाएगा। उसके बाद जून से हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का काम भी करना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी तो पैक्स का मेंबरशिप है 200 है और 400 है, 1000 तक जा सकते हैं। तो मैंने अभी पूछा है कि इधर पीएम किसान का जो बेनिफिशरीज कितना होता है, उन्होंने कहा है कि 1,64,000 के करीब पीएम किसान बेनिफिशरीज है, उसमें लगभग 45,000 की कोऑपरेटिव बैंक है। अमित शाह साहब का कहना है कि जो पीएम किसान बेनिफिशरी जितना भी हो वो सारे कोऑपरेटिव्स के थ्रू ही काम करना है, क्योंकि जो वेलफेयर उससे बनता है एक कोऑपरेटिव सिस्टम में ही होगा, क्योंकि इसका जो भी मुनाफा होता है या कुछ ट्रांसैक्शन में गवर्नमेंट का सब्सिडी होता है, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मिलेगा और ये सब मेंबर्स को एक प्राइवेट सेक्टर का आदमी आके ये जो प्रॉफिट लेके जाएगा नहीं, क्योंकि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू ये सब किया तो जो भी मुनाफा होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, ये मेंबर्स को ही जानना चाहिए, तब वेलफेयर बढ़ेगा, वो गांव का वेलफेयर भी बढ़ेगा। अभी आपको मालूम है कि पूरा जो बहुत सारे स्कीम है, जैसे जनौषधि केंद्र है, प्रोक्योरमेंट है, पीडीएस शॉप्स का सिस्टम है, चार्जिंग स्टेशन है, और अभी एक गुजरात में एक और स्कीम और एक अभियान चल रहा है कि डायरी सोसाइटीज। अब तक जो गुजरात का डायरी सोसाइटी के बारे में आपको पता है कि सब बहुत बड़ा डायरी सोसाइटीज है, तो पूरा कमर्शियल बैंक और प्राइवेट बैंक्स उसका खाता लेके जा रहे थे अभी तक। तो अभी एक अभियान चल रहा है कि जो भी डायरी सोसाइटी है वो सब डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से ही जुड़ना है। वो उन सभी डेयरी सोसाइटीज को जो भी अभी दिया है ना हैंडल मशीन, वो देंगे, और ये जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का बैंक मित्र बना के काम चलेगी। इससे ये फायदा हुआ कि अभी तक उस एरिया में प्राइवेट बैंक्स जो लोन दे डेयरी फार्मर्स को, जो मिल्क पोरिंग मेंबर्स को जो लोन देता है वो 24% में देता है या कुछ 30% में देता है। अभी ये सब डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में आने से ये सभी लोगों को केसीसी देता है। केसीसी आपको पता है कि 4% ब्याज में मिलता है, अगर आप इस तरह से सही टाइम पे रिपे किए तो आपको 4% में मिलेगा। कुछ स्टेटों में ऐसा इसमें एडिशनल इंसेंटिव भी दे रहा है, जैसे गुजरात में 2% का और इंसेंटिव दे रहा है, तो 2% में ये डेयरी फार्मर्स को केसीसी मिलेगा। वो केसीसी 1,60,000 तक विदाउट सिक्योरिटी देगा, उनका टर्नओवर के हिसाब से देगा। तो अभी एक ऐसा हुआ कि लगभग 8 लाख अकाउंट्स डेयरी फार्मर्स का अकाउंट्स डीसीसीबी में खुला है। पूरा जो अकाउंट्स अभी तक प्राइवेट बैंक्स में थे या कमर्शियल बैंक्स में थे, ये सब अब डेयरी सोसाइटीज डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में आया। और एक और आदेश दिया था कि एनडीडीबी जैसा, अमूल का जो है एनडीडीबी जैसा बड़ा संस्था, कोऑपरेटिव संस्थान है, वो अभी तक प्राइवेट बैंक्स में, क्योंकि प्राइवेट बैंक कुछ और फैसिलिटीज देके ये सब बता रहे थे, बट उनको भी कहा है कि आगे गवर्नमेंट का कोई मदद चाहिए तो वो अकाउंट्स भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आना चाहिए। ऐसा भी आगे मतलब आगे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो भी बनना है वो भी पैक्स ही बनेगा। पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अलग अलग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए कंपनी एक्ट में बनने के लिए आदेश दिया था। अभी अमित शाह साहब ने बताया कि आगे जो भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कोऑपरेटिव सेक्टर में ही होगा और पैक्स कोऑपरेटिव बनेगा, ओके। उसमें जो भी सब्सिडियां हैं ये सब पैक्स को ही मिलना है। और सभी जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे फिशरीज डिपार्टमेंट हो, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हो या कॉर्पोरेशन फिनेंस डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट्स, इवन सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट्स को ये आदेश दिया हुआ कि जो ग्राउंड लेवल पे जो भी काम होना है वो कन्वर्ज करना है, ये कन्वर्ज कोऑपरेटिव सोसाइटीज में करना है।
अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स में भागीदार करने का इच्छुक है तो उन लोगों को फर्स्ट राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल देना है। उनके पास कैपेसिटी नहीं है तो वो कैपेसिटी बनाने के लिए क्या सोच रहे हैं वो कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट करेगा। तो पैक्स कंप्यूटराइजेशन का एक फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि आगे जाके कोऑपरेटिव सोसाइटीज और डीसीसीबी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये सब द्विगुना या तिगुना का बिजनेस बढ़ाना है 3 साल में या 5 साल में। तो वो ऐसा एक बड़ा, अगर बैलेंस शीट बढ़ाना है तो पहली चीज ये चाहिए कि एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तो उस ट्रांसपेरेंसी कंप्यूटराइजेशन से ही आएगा, नहीं तो ये तो फैक्स लेवल पे क्या हो रहा है, फिजिकली क्या हो रहा है तो किसी को पता नहीं होगा और भी मुश्किल होगा। अगर एक एक फैक्स उनका बैलेंस शीट तिगुना या 14 या जितना भी हो सकता है, मैंने जो कहा है 40% का जो ट्रांसैक्शन जो उस एरिया में हो रहा है वो पैक्स के थ्रू और डीसीसीबी के थ्रू ही करना है। कुछ स्पेशलिटी लेके आना है तो वो भी लेके आने के लिए ये सब आपके जो आपका सोसाइटी का ये आइडिया आना चाहिए। उसके बाद जो आइडिया एक बिजनेस केस बनाने के लिए मदद नबार्ड करेंगे और डीसीसीबी के बैंक के थ्रू जो भी हम कर सकते हैं वो काम करेंगे। आप ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा सोचना है, आप बड़ा बड़ा सोच के एक एक फैक्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है। जैसे एफपीओ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके ही एफपीओ आगे बढ़ा सकते हैं। फैक्स तो ओरिजिनल एफपीओ है। अगर आप सोचें तो एफपीओ भी 300 किसानों का एक संगठन, फैक्स भी ऐसा ही है। तो फैक्स तो एक ओरिजिनल एफपीओ है, पर बीच में आप एक फोकस नहीं हुआ है, मतलब उसमें तो बहुत सारे और कुछ बात आ गया कि फैक्स में लेगेसी इश्यूज आ गया है। पर अब वो इन सभी को रिवाइटलाइज करना है। और अभी जो मैंने बताया कि 63,000 फैक्स है, अभी मल्टीपर्पज सोसाइटीज बनाने के लिए भी एक टारगेट रखा है। 2 लाख नया मल्टीपर्पज सोसाइटी। मल्टीपर्पज सोसाइटी के मतलब है एक एक्टिविटी बेस्ड भी हो सकता है, जैसे फिशरीज या डेयरी सोसाइटी, वो भी मल्टीपर्पज सोसाइटी के जो डेफिनेशन में आता है। सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट में पैक्स का जो स्ट्रेंथिंग है वो प्रायोरिटी पे हम पिछले 2 साल से अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। अभी आपके लीडरशिप में पूरे देश में ये सब पैक्स को एक जगह पे लाने का और एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके उनको स्ट्रेंथनिंग उनका करने के लिए जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद दे रहे हैं। क्योंकि ये पैक्स जो है वो बैंक का हो या गांव का हो, ये जड़ है और उसको मजबूत करने के लिए हम सब लोग को आगे के लिए काम करना बहुत जरूरी है। और जैसे आपके गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छी तरह से कंप्यूटराइजेशन का काम चालू है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे पैक्स ऐसे हैं कि जो पिछले 10 साल से पहले भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में उनका कंप्यूटराइजेशन हुआ है। उनका खुद का एक अलग सॉफ्टवेयर इससे पहले था, लेकिन आज जो आप कर रहे हो कि पूरे देश के लिए प्लेटफॉर्म पे जो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए जो काम कर रहे हो, उसके वजह से हमको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन होने वाले हैं। और इसलिए हमारे अभी जो सामने बैठे हुए पैक्स के सब जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन हो या सेक्रेटरी हो, वो सब लोग अच्छी तरह से कंप्यूटराइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे जो पैक्स है उन्होंने बैंक के थ्रू इससे पहले विदाउट इंटरेस्ट लोन भी लिया था ये कंप्यूटर हार्डवेयर परचेज करने के लिए। अभी जो आप गवर्नमेंट के थ्रू आप दे रहे हैं तो वो भी जल्द मिलना चाहिए, ऐसे उनकी सबकी मांग है। और जो अभी जो प्रोग्राम चल रहा है, मुझे लगता है पिछले नेक्स्ट 1-2 महीने के अंदर हमारा कंप्यूटराइजेशन का नेक्स्ट स्टेज भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बैंक के हमारे ऑफिसर्स भी सब उसके लिए काम कर रहे हैं। जो ऑफिस बेरर्स है जो पैक्स से लीड करते हैं वो भी खुद उस ब्लॉक में ध्यान दे रहे हैं। तो इसके वजह से ये सब पैक्स जो है उनका स्ट्रेंथिंग तो होगा, लेकिन उनको आगे जाके उनका बिजनेस बनना चाहिए। और बिजनेस बढ़ने के लिए जो हमारे फार्मर्स जिसका प्रोडक्शन करते हैं, जो भी एग्रो प्रोडक्ट है उसको तैयार करने के लिए लोन तो हम दे रहे हैं,
लेकिन वो तैयार होने के बाद जो माल है, जो मटेरियल है, वो परचेज करना चाहिए, जो पैक्स ने करना चाहिए अदर एजेंसी के अलावा। तो यदि पैक्स करता है तो उसके लिए फिर से वो पैसा पैक्स में आएगा, और पैक्स यदि प्रॉफिट में जाता है तो उसका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली फिर फार्मर्स को मिलेगा। और इसके लिए पिछले दो दिन के अंदर एक मीटिंग हुई थी, उससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी जो एक बड़ा इशू चल रहा है कि कैशू नट का रेट हर साल नीचे जा रहा है, और उसके वजह से यहाँ का फार्मर्स घाटे में जा रहे हैं। और उसके लिए हम सब पैक्स के लोग इकट्ठा आके, बैंक ने भी उसको लीड किया, डिपार्टमेंट ने, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने उसको लीड किया, और हम लोग इसके लिए एक अच्छा कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। लेकिन ये सॉल्यूशन यदि आपका सपोर्ट रहेगा तो निश्चित रूप से हम अच्छा एक सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ के फार्मर्स के लिए ला सकते हैं। जैसे कैशू नट है, वैसे मैंगो का इशू है। मैंगो भी जो बनता है वो सिर्फ 2 महीने में या 3 महीने में उसका सीजन रहता है, और उस टाइम यहाँ के सोसाइटीज को वो परचेस करने के लिए जो फंड्स है वो उनके पास खुद का फंड नहीं रहता है। तो यदि ये फंड्स बैंक के थ्रू इनको मिल जाए तो ऑटोमेटिकली इधर के फार्मर्स का जो प्रोडक्ट है वो हम परचेस कर सकते हैं। और जो आपका सवाल है कि परचेस पैक्स ने करने के बाद दूसरा कौन लेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ के जो प्रोसेसर्स है, हमारे यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी बहुत सारे हैं, जिसको रॉ मटेरियल उनके पास पैसा नहीं रहता है, इसके लिए वो रॉ मटेरियल जैसे जैसे पैसा आता है उसके हिसाब से वो रॉ मटेरियल बाहर से मंगाते हैं, क्योंकि वो स्टोरेज करने के लिए उनके पास ज्यादा फंड्स नहीं है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जब यहाँ का प्रोडक्ट है वो बाहर जाता है और फिर बाहर से वो अंदर आता है प्रोसेस करने के लिए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इधर का जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो यहाँ के पैक्स ने परचेस करना चाहिए, और यहाँ पे स्टॉक करके यहाँ के प्रोसेसर्स को मिलना चाहिए। और यदि यहाँ पे प्रोसेस होता है तो उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट का एक अच्छा ब्रांडिंग इसके आगे जाके हम तैयार करना चाहते हैं, ये सब लोगों के साथ मिलके, और इसको एक अच्छा मार्केट जो देश के अलग अलग जगह पे उनको बेचने के लिए हम कोशिश करना चाहते हैं। और इसके लिए ये सब हमारे फार्मर्स लोगों के लिए या पैक्स के सब ऑफिस बेयरर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी एक शुरू करना चाहते हैं। जैसे आपने बोला है कि ये ट्रेनिंग सेंटर को आप आगे जाके सपोर्ट करेंगे, तो उसको रन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट बैंक निश्चित रूप से कुछ डिसीजन 1-2 महीने में लेगा। एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर तैयार करने के लिए हम कोशिश करेंगे। हमारी आपको रिक्वेस्ट है कि उसमें भी आप थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए। तो ये ट्रेनिंग सेंटर यदि एक अच्छा तैयार हो जाएगा और एक रिवॉल्विंग फंड हमें मिलेगा या कैश क्रेडिट के रूप में मिलेगा, तो हम यहाँ का प्रोडक्ट जो है उसको अच्छा मार्केट दाम देने के लिए तैयार हो सकते हैं और उसमें सक्सेस हो सकते हैं। और उसके लिए आपका हम सपोर्ट चाहते हैं। आपने पैक्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए पूरे देश में जो काम किया है उसके लिए हम बहुत तहे दिल से आभारी है, और आपके इस विजन को लेके हम आगे जाना चाहते हैं। और आपको जैसे लगता है कि इतने अच्छे पैक्स या स्ट्रॉन्ग पैक्स यहाँ पे तैयार होने चाहिए, वो काम उसी रूट पे हम काम कर रहे हैं। और उसके लिए हमें जो भी कुछ सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट आपके नाबार्ड के सब स्टेट लेवल के ऑफिसर्स हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हो, सबसे हमें मिलता है। इसके लिए हम आपके डिपार्टमेंट को भी थैंक्स कहते हैं, और आगे जाके भी ऐसे ही सपोर्ट हमें मिले ऐसा हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं। और आप यहाँ पे पधारे, हमारे सब पैक्स के लोगों को भी आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करूंगा। यावेळी बँकेचे अध्यक्ष मनीष तळवी, आमदार नितेश राणे, नाबार्डच्या मुख्य महाप्रबंधक रश्मी दरात, महाप्रबंधक डॉक्टर प्रदीप पराते, नाबार्डचे जिल्हा प्रबंधक अजय थुटे, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे संचालक मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद गावडे, बँकेचे अधिकारी या प्रसंगी उपस्थित होते। बँकेचे उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी उपस्थितांचे आभार मानले। या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन निलेश पवार यांनी केलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।